यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले जनन या रिप्रोडक्शन से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का निर्माण वृषण की किन रचनाओं में होता है। तो देखिए शुक्राणु जो हैं ये वृषण की शुक्र नलियों में बनते हैं, शुक्र वाहिनियों में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंबाणु अंडाशय की किन कोशिकाओं से बनता है। डिंबाणु जो है या जो अंडा होता है वो अंडाशय की किन कोशिकाओं से बनता है। तो पुटक कोशिकाओं से बनता है, पुटक कोशिकाओं से। नेक्स्ट, अंडाशय एवं वृषण बाहर की ओर किस स्तर द्वारा आवृत होते हैं। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया या श्वेत कंचुक के द्वारा आवृत होते हैं। नेक्स्ट, वृषण में स्रावित नर हार्मोन का नाम बताइए। तो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। नर हार्मोन कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस या वृषण की लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। नेक्स्ट, अंडाशय में पुटक कोशिका के स्राव से कौन सी गुहा का निर्माण होता है। जो पुटक कोशिका है उस पुटक कोशिका के स्राव से एंट्रम गुहा का निर्माण होता है, एंट्रम। नेक्स्ट, युग्मक जनन क्रिया में कौन सा विभाजन पाया जाता है, यानी गैमेटोजेनेसिस में कौन सा विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, क्योंकि जननांगों में या जनन कोशिकाओं में हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट, कोरक अवस्था कितनी कोशिकीय अवस्था होती है। जो कोरक अवस्था है ये 32 या 64 कोशिकीय अवस्था होती है। नेक्स्ट, परिवर्धन ठोस कोशिकीय अवस्था का नाम बताइए। तो ठोस कोश की अवस्था का नाम मॉरुला होता है, जो गेंद जैसी अवस्था होती है। नेक्स्ट, पोष कोरक का निर्माण कोरक के किस भाग से होता है। तो बाह्य कोशिकीय स्तर से होता है। और पोष कोरक का प्रमुख कार्य पूछा जाए तो ये माता के गर्भाशय भित्ति से जुड़कर पोषण प्रदान करता है, पोषण। नेक्स्ट, आंतर निषेचन जीवों में परिवर्धन किस अंग से प्रारंभ होता है। तो परिवर्धन अंडवाहिनी से प्रारंभ होता है, क्योंकि अंडवाहिनी में ही निषेचन हो जाता है, इसलिए परिवर्धन वहीं से प्रारंभ हो जाता है। जीव का प्रारंभ किस रचना से होता है। तो युग्मनज या जायगोट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्टुला अवस्था का निर्माण किससे होता है। तो ब्लास्टुला का निर्माण मॉरुला अवस्था से होता है, मॉरुला। नेक्स्ट, ब्लास्टोसील क्या है। तो ब्लास्टुला की गुहा को ब्लास्टोसील कहा जाता है, जो खाली गुहा होती है उसे ब्लास्टोसील कहते हैं। नेक्स्ट, भोड़ीय अपरा निर्माण किससे होता है। तो भोड़ीय अपरा का निर्माण ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोडर्म से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियोब्लास्ट क्या है। तो एम्ब्रियोब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट के अंदर की ओर स्थित कोशिकाओं का समूह होता है। इसे अंतर कोशिका पुंज भी कहा जाता है और इसी से बाद में वास्तविक भ्रूण का निर्माण होता है। नेक्स्ट, मानव के ब्लास्टोसिस्ट में कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो मानव के ब्लास्टोसिस्ट में 70 से 100 तक कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए मेंडल से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंडल का पूरा नाम बताइए। तो मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। नेक्स्ट, मटर का वानस्पतिक नाम क्या है। तो मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। नेक्स्ट, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता या आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, मेंडल ने मटर पौधे में कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। तो इन्होंने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, 7। नेक्स्ट, किन विशेषताओं के कारण मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का पौधा चुना। तो ये जो पौधे होते हैं आसानी से उगाए जा सकते हैं, इसमें विभिन्नताएं अधिक होती हैं, यानी वेरिएशंस अधिक होते हैं, स्वपरागण या परपरागण दोनों सफल हो जाते हैं, पौधों की जीवन अवधि कम है। तो यही कई सारे कारण थे जिससे इन्होंने मटर के पौधे को चुना था। और मटर में 2 प्रभावी लक्षणों के नाम बताइए। तो बीजों का गोल आकार और बीजपत्रों का पीला रंग, ये 2 प्रभावी लक्षण हो जाएंगे। यदि किसी लक्षण के 2 समयुग्मजी अप्रबल लक्षणों वाले पौधों का संकरण कराया जाए तो उनकी संतानें उस लक्षण के लिए कैसी होंगी। तो उनकी संतानें या सभी संतानें समयुग्मजी अप्रबल होंगी या रिसेसिव होंगी। नेक्स्ट, द्विसंकर क्रॉस से क्या अभिप्राय है। तो जिस क्रॉस या संकरण में 2 भिन्न लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे ही द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है।
नेक्स्ट, द्विसंकर क्रॉस से संबंधित नियम का नाम बताइए। तो स्वतंत्र अभ्युवन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट द्विसंकर क्रॉस से संबंधित या डाइहाइब्रिड क्रॉस से संबंधित नियम है। नेक्स्ट, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुई। तो मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में पौधे 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मटर के शुद्ध लंबे व बौने पौधों का संकरण कराया जाए तो F2 पीढ़ी में किस अनुपात में पौधे प्राप्त होंगे। तो लंबे व बौने पौधे 3:1 के रूप में प्राप्त होंगे। ये फिनोटिपिक अनुपात होगा। नेक्स्ट, जीनोटाइप व फिनोटाइप क्या है। तो आनुवंशिक रचना के आधार पर पौधों के प्रकार को जीनोटाइप कहा जाता है, जबकि बाह्य लक्षणों के आधार पर पौधों के प्रकार को फिनोटाइप कहते हैं। यानी देखने के आधार पर फिनोटाइप और जीन के आधार पर जीनोटाइप। नेक्स्ट, एक संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में फिनोटाइप व जीनोटाइप का अनुपात क्या है। तो एक संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात 3:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। नेक्स्ट, मटर की फली के रंग में हरा रंग प्रबल है अथवा अप्रबल। तो हरा रंग प्रबल है। नेक्स्ट, मेंडल के नियमों की क्या उपयोगिता है। तो इनके आधार पर पौधों की उन्नतशील किस्में तैयार की जाती हैं। रक्त की वंशागति से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, ए, बी, AB और O। नेक्स्ट, विंडोज पीक क्या है। तो विंडोज पीक एक ऐसा आनुवंशिक लक्षण है जिसमें माथे के ऊपर बालों की एक विशेष पंक्ति का निर्माण होता है। विंडोज पीक वाली स्त्री के माथे पर मांग के समीप V की आकृति बन जाती है, V। नेक्स्ट, रुधिर वर्ग की जीन को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो रुधिर वर्ग की जीन को कैपिटल L अथवा कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, किस रुधिर वर्ग की जीन अनुप्रभावी होती है। तो O रुधिर वर्ग की जीन अनुप्रभावी होती है। नेक्स्ट, किस आनुवंशिक बीमारी से ग्रसित मनुष्यों में लाल व हरे रंग के भेद की क्षमता नहीं होती। तो वर्णांधता में लाल व हरे रंग में भेद मनुष्य नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, वर्णांधता रोग की जीन कैसी होती है तथा किस गुणसूत्र पर होती है। तो वर्णांधता रोग की जीन अनुप्रभावी होती है या अप्रभावी होती है और X लिंग गुणसूत्र पर स्थित होती है। नेक्स्ट, जीभ गोल करना किस प्रकार का लक्षण है। यह एक आनुवंशिक लक्षण है जिसका जीन प्रभावी होता है। नेक्स्ट, वर्णांधता के समान ही दूसरा आनुवंशिक रोग कौन सा है। तो हीमोफीलिया रोग। इस रोग में रुधिर का थक्का नहीं जमता है। चलिए अब अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन की पैचिटीन अवस्था में गुणसूत्रों की रचना में क्या परिवर्तन होता है। तो पैचिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है या गुणसूत्रों का जीन विनिमय होता है या कहें कि जीन की अदला बदली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण में शुक्राणु निर्माण की क्रिया का नाम बताइए। तो वृषण में शुक्राणु निर्माण की क्रिया का नाम शुक्र जनन है या स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन का प्रमुख महत्व क्या है। तो संततियों में गुणसूत्रों की संख्या को निश्चित बनाए रखना एवं संततियों एवं जनक के गुणों में परिवर्तन उत्पन्न करना। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन क्यों कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या को मात्र कोशिका से आधी कर देता है, इसीलिए इसको न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अन्य कीटों में टिड्डे के समान ही गुणसूत्र संख्या में पाए जाते हैं। तो नहीं, क्योंकि प्रत्येक जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय को समसूत्री विभाजन क्यों कहा जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए रोगों से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जंतु किस समुदाय का प्राणी है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जंतु प्रोटोजोआ समुदाय का प्राणी है। जल द्वारा संक्रमित एक रोग बताइए। तो जल के द्वारा संक्रमित रोग अमीबियासिस रोग होता है। नेक्स्ट, उस जंतु का नाम बताइए जिसमें केवल एक पादाब पाया जाता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में केवल एक पादाब पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था का नाम बताइए। स्पोरोजोइट अवस्था प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था होती है। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम की एरिथ्रोसाइट अवस्था मानव की किस कोशिका में संपन्न होती है? तो लाल रुधिर कणिका में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केरियासिस रोग का एक लक्षण बताइए। तो आंत्र में जलन पैदा करती है ये एस्केरियासिस रोग। नेक्स्ट, चीनोपोडियम का तेल किस रोग के उपचार में काम आता है? तो चीनोपोडियम का तेल एस्केरियासिस रोग के उपचार में काम आता है। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।